जब भी राजस्थान के वीरों का नाम लिया जाता है तो सबसे अग्रणी जो नाम आता है वह है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। एक नाम जो आज भी देशभक्ति का पर्याय बना हुआ है और सदैव बना रहेगा। राजस्थान की हर परीक्षा में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच चले संघर्ष के प्रश्न हर स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं उन सभी बिंदुओं को शामिल कर रहा हूं जो महाराणा प्रताप से संबंधित पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे देखने के बाद महाराणा प्रताप से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इसके पहले कि हम महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध के बारे में पढ़ें, इसके पहले हम महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में और मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई थी। इनका अंतिम संस्कार बाडोली गांव में हुआ था जो कि चावंड के पास में स्थित है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। जयवंता बाई पाली के सोनगरा अखेराज की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। प्रथम बार जो राज्याभिषेक है वह गोगुंदा में हुआ था और 28 फरवरी 1576 को किया गया था। यह तात्कालिक किया गया था। दूसरी बार विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनका बचपन का उपनाम था कीका। तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान अकबर ने एक नीति अपनाई थी कि जो राजस्थान के राजपूत राजा हैं उनसे सीधे न लड़ करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई जाए और वहां पर शासन किया जाए। यह प्रयोग उन्होंने महाराणा प्रताप पर भी किया, लेकिन स्वाभिमान के धनी महाराणा प्रताप ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा प्रस्ताव महाराणा प्रताप के पास केवल एक ही बार नहीं आया था, बल्कि 4 बार भेजा गया था। वो भी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। लेकिन हर बार देशभक्त की जो भावना थी वो इनके मन में रही और इन्होंने हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके बीच में किस किस तरीके से समझौते करने के प्रयास हुए और आखिरकार कौन कौन सी लड़ाइयाँ इनके बीच में लड़ी गई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए और अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बार अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। इन चारों प्रतिनिधिमंडलों को क्रम से याद करने का तरीका है जमा भट्टो। यहाँ पर जो चारों अक्षर हैं ये प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के प्रारंभिक नाम हैं। जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खान कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खान 1572 में आया था, मान सिंह 1573 में, भगवंत दास भी 1573 में और टोडरमल भी 1573 में ही आया था। जब अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए विवश नहीं कर सका तो आखिरकार उन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जो राजस्थान के इतिहास का एक अनोखा और महान युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं और ये नाम अलग अलग परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध और मेवाड़ का थर्मोपल्ली। गोगुंदा का युद्ध यह नाम बदायूनी ने दिया था जो कि उस युद्ध में मौजूद भी था। खमनोर का युद्ध यह नाम अबुल फजल ने दिया था और मेवाड़ का थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। तो तीनों नाम आपको याद करने हैं। बदायूनी ने कहा गोगुंदा का युद्ध, अबुल फजल ने कहा खमनोर का युद्ध और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा मेवाड़ का थर्मोपल्ली। इस युद्ध के बारे में ज़्यादा पढ़ने से पहले हम दोनों सेनाओं की तुलना करते हैं।
और देखते हैं कि इसकी रूपरेखा कहाँ बनी। हरावल का नेतृत्व किसने किया, चंदावल का नेतृत्व किसने किया, दोनों तरफ कुल सेना कितनी थी और सैनिकों का अनुपात कितना था, इन्होंने अपने प्रथम और अंतिम शिविर कहाँ कहाँ पर लगाए थे। यहाँ पर दो शब्द आपको पहले समझने चाहिए, हरावल और चंदावल। हरावल किसी भी सेना की जो आगे आगे टुकड़ी खड़ी होती है उसको हरावल कहते हैं, और जो पीछे पीछे की जो टुकड़ी होती है उसको चंदावल कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मुगल सेना के बारे में। मुगल सेना ने इस युद्ध की जो रूपरेखा थी वो अकबर के किले के अंदर बनाई थी। मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने किया था और चंदावल का नेतृत्व आसिफ खान ने किया था। यानी मान सिंह सबसे आगे खड़ा था और आसिफ खान सबसे पीछे खड़ा था। मुगल सेना में कुल सेना 3,20,000 थी, 3,20,000, और यह जो संख्या है ये कवि राजा श्यामल दास ने बताई है। मुगल सेना का जो अनुपात था वह मेवाड़ी सेना से 4 गुना था, यानी कि ये 4 गुना अधिक सैनिक थे। मुगल सेना ने अपना प्रथम शिविर मांडलगढ़ दुर्ग में लगाया था और यहाँ पर अपने सैनिकों को 21 दिन तक पहाड़ी युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। मुगल सेना का अंतिम शिविर मोलेला गांव में लगा था। इसी तरह मेवाड़ी सेना की बात करें तो मेवाड़ी सेना ने यानी कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की रूपरेखा कुंभलगढ़ में बनाई थी। मेवाड़ी सेना में हरावल का नेतृत्व यानी कि सबसे आगे हकीम खां सूरी खड़े थे और चंदावल का नेतृत्व पूंजा जी ने किया था जो कि भील सेनापति थे। श्यामल दास के द्वारा यह संख्या 80,000 बताई गई है कि महाराणा प्रताप की सेना में 80,000 सैनिक थे और इस तरीके से यह अनुपात की दृष्टि से केवल एक ही थे, यानी कि 4:1 का अनुपात था। महाराणा प्रताप की सेना का प्रथम शिविर गोगुंदा में लगा था जबकि अंतिम शिविर लोसिंग गांव के अंदर लगा था। तो यहाँ पर याद रखें मोलेला गांव और लोसिंग गांव दोनों ही राजसमंद जिले में आते हैं और ये दोनों सेनाओं का हमने अनुपात पढ़ा। दोनों की रूपरेखाएं अकबर के किले और कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी। हरावल का नेतृत्व मान सिंह और हकीम खां सूरी ने किया। चंदावल में आसिफ खान और भील सेनापति पूंजा जी थे। सैनिकों की संख्या 3,20,000 और 80,000 थी। अनुपात 4:1 का था। प्रथम शिविर मांडलगढ़ दुर्ग में लगा जबकि महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर लगा था और अंतिम शिविर मोलेला गांव और लोसिंग गांव में थे और ये दोनों ही गांव राजसमंद जिले के अंदर आते हैं। दोनों ही बनास नदी के किनारे पर हैं, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। दोनों तरफ 2 पहाड़ियां थी, एक तरफ थी खमनोर की पहाड़ी और एक तरफ थी गोगुंदा की पहाड़ियां। हल्दीघाटी का युद्ध मूलतः राजसमंद जिले में ही हुआ था। यह गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में हुआ था। यह युद्ध बनास नदी के किनारे पर हुआ था जहां की समतल भूमि रक्त तलाई के नाम से जानी जाती थी। यह युद्ध शुरू होने से पहले मुगल सेना को 21 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया था क्योंकि इस युद्ध से पहले मुगल सेना ने सभी युद्ध मैदानी इलाकों में लड़े थे, उसको पहाड़ों में लड़ाई लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था। इस युद्ध के समय मुगल सेना के साथ इतिहासकार अल बदायूनी भी आया था। उसने अपनी पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के अंदर इस युद्ध का वर्णन किया है। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है, मुंतखाब अत तवारीख, और लेखक हैं अल बदायूनी। महाराणा प्रताप जब इस युद्ध के अंदर घायल हो जाते हैं तो उनके स्थान पर उनका जो राज चिन्ह था वह झाला बीधा ने धारण किया था। बाद में वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये पूरी बीच के अंदर की जो कहानी है कि युद्ध कैसे हुआ था और कैसे वो घायल हुए, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को शामिल कर रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप और उसके भाई शक्ति सिंह जिस जगह पर मिले थे वह बलीचा गांव में एक नाला था, उस नाले के पास में वो मिले थे। इस नाले को पार करने के बाद चेतक की मृत्यु वहीं पे हो जाती है क्योंकि युद्ध के मैदान में वह भी घायल हो जाता है।
जहाँ पर चेतक की मृत्यु हुई थी वहीं पर उसकी छतरी बनाई गई है और यह छतरी बलीचा गांव में स्थित है। तो आपको याद रखना है चेतक की छतरी बलीचा गांव में है, जबकि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बाडोली गांव के अंदर है। तो इस स्लाइड में आपने देखा इतिहासकार अल बदैनी की पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख, महाराणा प्रताप के घायल होने पर राजचिन्ह धारण किया झाला बीदा ने, और महाराणा प्रताप और भाई शक्ति सिंह आपस में मिले थे बलीचा गांव में। यहीं पर जो घोड़ा था चेतक उसने अपना दम तोड़ा था और उसी स्थान पर उसकी छतरी बनाई गई है। इस युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा प्रताप पहले कोलियारी गांव में जाते हैं जहां पर उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद में वो कुंभलगढ़ चले जाते हैं। तो हल्दी घाटी के मैदान से महाराणा प्रताप सबसे पहले कोलियारी गांव में गए और वहां से बाद में वो कुंभलगढ़ दुर्ग में चले गए। अक्टूबर 1576 में खुद अकबर ने उदयपुर के ऊपर आक्रमण किया और उदयपुर को जीत करके इसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को वो अभी भी नहीं पकड़ पाया था। तो यह जो आक्रमण हुआ था ये 1576 में अक्टूबर के महीने में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें खुद अकबर आया था और उसने उदयपुर को जीत करके उसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया था। जब अकबर खुद आकर के भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता है तो उसके बाद प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने 3 बार शाहबाज खान के साथ अपनी सेना भेजी थी। तो यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि शाहबाज खान के साथ कितनी बार सेना भेजी गई। तो यह सेना 3 बार भेजी गई थी, अक्टूबर 1577 में, दिसंबर 1578 में और नवंबर 1579 में। तो 1577, 78 और 79 3 साल लगातार शाहबाज खान के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन वो तीनों ही बार उनके हाथ नहीं आए थे। वैसे तो अकबर आजीवन महाराणा प्रताप को कभी भी नहीं पकड़ पाया, ये उसके मन में सबसे बड़ी टीस रही होगी। लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने अनेक सैन्य अभियान आयोजित किए थे। उन सैन्य अभियानों को हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1576 में ही अकबर खुद भी आया था। 1577, 78 और 79 3 बार शाहबाज खान के नेतृत्व में भी सैन्य अभियान आयोजित किए गए। 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भी सेना भेजी गई, लेकिन इस बार भी अकबर के हाथ खाली रहे। 1584-85 के अंदर जगन्नाथ कछवाह के नेतृत्व में भी सेना भेजी गई, लेकिन इस बार भी जो अकबर था उसको असफलता ही हाथ लगी थी। इस तरीके से महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अनेक सैन्य अभियान आयोजित किए, लेकिन वह कभी भी ना तो उनको पकड़ पाए ना ही उनको हरा पाए थे। तो याद रखें अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान मानसिंह के नेतृत्व में भेजा था, जबकि अंतिम सैन्य अभियान जगन्नाथ कछवाह के नेतृत्व में भेजा था। और सबसे अधिक बार जो सैन्य अभियान था वह शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण युद्ध की, जो कि महाराणा प्रताप के जीवन का बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसका नाम है दिवेर का युद्ध। यह युद्ध अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सुल्तान खान अमर सिंह के हाथों मारा गया था। कहते हैं कि इस युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से इतनी जोर से प्रहार किया था कि भाला सुल्तान खान की पसलियों को चीरता हुआ उसके घोड़े के आर पार चला गया था और जमीन में धंस गया था, जिससे सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों की मौत हो गई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड में महाराणा प्रताप ने 12 वर्ष तक और अमर सिंह ने 16 वर्ष तक शासन किया था। जगन्नाथ कछवाह के नेतृत्व में जब अंतिम सैन्य अभियान भी असफल हो गया था, उसके बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इसलिए 1586 से लेकर के 1596 तक
इन दोनों के बीच में ना कोई युद्ध होता है, ना कोई झड़प होती है, इसलिए इस समय को अघोषित संधि काल कहा जाता है। 1586 से 1596 तक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कोई भी युद्ध न होने के कारण इस समय को अघोषित संधि काल कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, और कर्नल जेम्स टोड ने ही हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा है। महाराणा प्रताप की भामाशाह से भेंट ईडर के चूलिया गांव में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ईडर के चूलिया गांव में भामाशाह की और महाराणा प्रताप की भेंट हुई थी। भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए नकद और 20,000 असरफियाँ दी थी। उस जमाने में भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को, जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो सेना का पुनर्गठन करने के लिए 25 लाख रुपए नकद और 20,000 सोने की असरफियाँ दी थी। बाड़ोली गांव में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। याद रखें, 8 खंभों की छतरी है। फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की कांस्य मिश्रित धातु की मूर्ति स्थापित है। फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की कांस्य मिश्रित धातु की मूर्ति स्थापित है, जिसको महाराणा प्रताप स्मारक कहते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 24 वर्ष शासन किया था। कुल 24 वर्ष शासन किया था, और जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनका निधन हुआ, उस समय उनकी आयु लगभग 57 वर्ष थी, और वो अपने धनुष के ऊपर एक डोरी बांध रहे थे। उसकी वजह से उनकी कुछ चोट आ जाती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हर कंपटीशन में आने लायक जितने भी तमाम मुख्य बिंदु थे, जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए संघर्ष से संबंधित थे, टकराव से संबंधित थे, वो सारे मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपके हर कंपटीशन के लिए नए नए वीडियोज इसी चैनल पर लाता रहता हूँ।